जोरदार तालियां हो जाए। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पहुंच चुके हैं यहां पर। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय नेफेड के श्री जेठाभाई अहीर जी से अनुरोध करूंगी यहां पर कि सबसे पहले उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे जेठाभाई अहीर जी नेफेड के अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी स्वागत करें। करिए श्री एकनाथ शिंदे जी। इसी कड़ी में माननीय अध्यक्ष नेफेड से मैं अनुरोध करूंगी कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 मनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मार्गदर्शन आज इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर मंच की शोभा बढ़ाने के मान्यवर महोदय स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर सबसे पहले माननीय अमित शाह साहब का हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ में माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का स्वागत करता हूं। माननीय एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करता हूं। मुरली मनोहर मोहले जी केंद्रीय राज्य कक्षा सहकारिता मंत्री का स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री श्री माणिकराव कोटे जी कृषि मंत्री महाराष्ट्र का स्वागत करता हूं। माननीय बाबा साहेब पाटिल सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र का इस संगोष्ठी नेफेड परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे
मध्यम उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय श्री शाह साहब जिनकी दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई, जिसने लाखों सहकारी संस्थाओं, पहचान संरचनाओं और दिशा प्रदान की है। 10,000 से अधिक मल्टीपर्पज पैक्स की स्थापना से देश की हर पंचायत तक सहकारी संरचना पहुंची है। पैक्स और अब केवल ऋण नहीं बल्कि उर्वरक, बीज, दवाएं, पेट्रोल पंप, किराना और गोदाम सेवा तक विस्तारित किया जा रहा है। आपने सहकारी संस्थाओं को डिजिटलीकरण, पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन के एक जन आंदोलन बना दिया है। सहकारिता से समृद्धि का जो मूल मंत्र आपने दिया है वह गांव-गांव तक पहुंच चुका है। आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर सहकारिता डेटाबेस, महिला सहकारिता मंच, डेयरी और मत्स्य सहकारिता की नई ऊर्जा मिल रही है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके सहकारिता को केवल नीति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया है। देश के करोड़ों किसान, श्रमिक, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह और उपभोक्ता वर्ग आज आपसी प्रेरणा पाकर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी का आपका यहाँ उपस्थित होना हम सब के लिए प्रेरणा और स्रोत है। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब सहकारिता का नव विकास की यह यात्रा आपके नेतृत्व में करने के बाद अवसर मिल रहा है। नाफेड परिवार की ओर से हमें आपको कोटि से धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का नाफेड की इस संगोष्ठी में आपका स्वागत करते हुए स्वयं गौरव महसूस कर रहा हूं। आपके महाराष्ट्र सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के, सहकारी बैंकों को आधुनिकीकरण करने की सक्रिय भूमिका निभाई है। वह अनुकरण के नाफेड परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का भी हम सबसे लिए एक अत्यंत गर्व विषय की बात है, आपके इस राष्ट्रीय संगोष्ठी परिमा की अपनी उपस्थिति बढ़ाया है। माननीय मुरलीधर मोहल्ले जी के केंद्रीय मंत्री सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, आप सहकारिता के मजबूत पक्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी जमीनी विकास को कोई नई दिशा देने का कार्य किया है। स्वागत के श्रृंखला में नाफेड के निदेशक मंडल का स्वागत करता हूं। साथ ही स्वागत करता हूं कि वरिष्ठ अतिथिगण, देश भर में पधारे हमारे सहकारी क्षेत्र अग्रणी प्रतिनिधिगण, सहकारी संस्था के एफपीओ, पैक्स, किसान भाइयों तथा बहनों, मीडिया के बंधुओं, कार्यक्रम के विराजमान सभी सामान्य जनों का माननीय महोदय आपके बनाना चाहता हूं कि आज सुबह से कार्यक्रम में हमने एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया था, जिसमें सहकार जगत के विशेषज्ञों को पैक्स के आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रमुखों को पर्याप्त का आज सुबह से सत्र में माननीय श्री कृषि मंत्री जी ने नाफेड के कार्यों की समीक्षा की और नाफेड के पैक्स और एफपीओ को माध्यम से किसानों तक पहुंचाया और हमारे किसानों के लिए कार्यों की पूरी संस्था किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। आपको बता दें कि सहकारिता व नेफेड की यात्रा को और बेहतर समझने के लिए एक लघु फिल्म तैयार की गई है। आइए देखते हैं। साल 2025 ये साल सहकारिता आंदोलन के लिए मील का पत्थर है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। भारत में भी सहकारिता की सदियों से एक समृद्ध परंपरा रही है और इसे आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब उन्होंने साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नवगठित मंत्रालय का प्रभार संभाला माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने। गांव, किसान, महिला और गरीब इनके एम्पावरमेंट के लिए ये आंदोलन ने ढेर सारे रास्ते खुले हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा जो
ध्येय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, सहकार से समृद्धि, इसको हम सुनिश्चित कर पाएंगे। भारत में सहकारिता के बढ़ते प्रभाव का एक प्रतीक है नेफेड, यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसानों की मेहनत को सही बाजार, सही दाम और सही मंच देने में नेफेड का बड़ा योगदान रहा है। 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित नेफेड आज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की अग्रणी सहकारी संस्थाओं में से एक है। नेफेड ने अब सहकारिता को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल तेज कर दी है। इस पहल के अंतर्गत पीएसएस और पीएसएफ की मदद से बफर स्टॉक और सरकारी खरीद ई समृद्धि पोर्टल के जरिए हो रही है। अब तक 65 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है और लगभग 60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। नेफेड जल्द ही किसानों का पैसा सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डालने जा रहा है। नेफेड इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की मदद से जमीन की जियो टैगिंग भी कर रहा है। इससे फसल की श्रेणी, प्रकार और उपज पर नजर रखी जा रही है। नेफेड सहकारिता मंत्रालय की एक और अभूतपूर्व पहल अनाज भंडारण योजना में शामिल है। नेफेड कृषि उत्पादों की ट्रैकिंग के लिए बोरियों और फिनिश्ड प्रोडक्ट पर क्यूआर कोड लगा रहा है, जिसके जरिए उपभोक्ता ये जान सकता है कि उसकी खाद्य सामग्री की उपज किस गांव में हुई है। नेफेड ई ऑक्शन EWHR यानी इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद प्रणाली का उपयोग कर रहा है। इसके साथ ERP और RBS की मदद ली जा रही है। सहकारिता मंत्रालय की सोच के अनुरूप नेफेड ने खुदरा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नेफेड बाजार से उपभोक्ता घर बैठे या स्टोर में जाकर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नेफेड भारत ब्रांड के तहत किफायती दरों पर खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराता है। नेफेड ने पैक्स के माध्यम से फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी नेफेड बाजार स्टोर्स शुरू करने की पहल की है। नेफेड भारत सरकार की सामाजिक योजनाओं में भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। नेफेड देश भर में 2700 से ज्यादा सहकारी समितियों और एफपीओज के साथ काम कर रहा है। 4 लाख से अधिक किसानों को सीधे जोड़ चुका है और उनके उत्पाद को नेफेड ब्रांड के तहत पहचान भी दे रहा है। कोविड-19 जैसी आपदा के समय नेफेड ने 9 महीने में 15 लाख मैट्रिक टन दलहन देश भर के 19 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचाया। वहीं भारत सरकार के निर्देश पर नेफेड कई हजार टन चावल विदेशों में भेज रहा है। भारत के सहकारी आंदोलन की यात्रा में ये वर्ष एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत सरकार की नेफेड जैसी संस्थाओं ने यह साबित किया है कि जब सही सोच, सही तकनीक और सही संगठन एक साथ आते हैं तो सहकारिता सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि विकास की ताकतवर शक्ति बन जाती है। और ये संस्थाएं विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहकार से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हैं। आपको बता दें कि नेफेड ने हाल ही में कुछ नए उत्पाद भी बनाए हैं। उनको लॉन्च करने हेतु मैं माननीय श्री अमित शाह जी को निवेदन करती हूं कि वो अपने कर कमलों से नेफेड द्वारा ये जो नए उत्पाद बनाए गए हैं उनका शुभारंभ करें। इन उत्पादों में आपको बता दें प्रमुख रूप से 5 प्रकार के रेडी टू ईट उत्पाद हैं। कुकीज, मस्टर्ड, सॉस, जोरदार तालियां हो जाए, मखाना, शहद इत्यादि। किसानों को संगठित करने हेतु एफपीओ एवं पैक्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उन्हीं को प्रोत्साहन देने हेतु आज 5 एफपीओ को इक्विटी प्रदान यहां पर किया जाएगा, अनुदान उनको दिया जाएगा। इस श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूं सिल्क बेरी फेट एफपीओ के श्री विजय सुनील गारगोटे जी को। वो मंच पर आए और अपना चेक ग्रहण करें।
फेड एफपीओ की श्रीमती विद्या श्रीरंग जी को मैं आमंत्रित करती हूं, वो आए और चेक ग्रहण करें। जोरदार तालियों से प्रोत्साहित करें। इसके पश्चात सप्तभूमि फेड एफबीओ के प्रभाकर त्र्यंबक पाटिल सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आपको बता दें कि पैक्स को एक मजबूत नींव के रूप में स्थापित करने का कार्य आरंभ हो चुका है और उसी दिशा में उनका आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने हेतु 3 पैक्स को निफेक बाजार की फ्रेंचाइजी का प्रमाण पत्र अभी दिया जाएगा। इस क्रम में सर्वप्रथम दरियापुर खरीद बिक्री संघ पैक्स के श्री गजानन महादेव राव जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। ये आए और अपना प्रमाण पत्र मंत्री जी के हाथों लें। जोरदार तालियां हो जाए। महिला सशक्तिकरण को पुनः दर्शाती कांदी पैक्स की श्रीमती माधवी हाजरा जी कृपया मंच पर आएं और प्रमाण पत्र हासिल करें। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। इसके पश्चात कादिलवासिनी फेड के श्री एमपी राजेंद्रन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो कृपया मंच पर आएं और प्रमाण पत्र मंत्री जी के हाथों लें। जोरदार तालियां। उत्साहवर्धन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में संचालित विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 4 पैक्स को नेफेड की ओर से हायरिंग इंश्योरेंस प्रमाण पत्र दिया जाना है, जिसमें सर्वप्रथम बादली पैक्स की श्रीमती वर्षा मनोहर महाजन जी मंच पर आए और मुख्य अतिथि से अपना हायरिंग इंश्योरेंस प्रमाण पत्र ग्रहण करें। जोरदार तालियां हो जाए श्रीमती वर्षा मनोहर महाजन जी के लिए। तत्पश्चात श्रद्धेय आबा साहेब परवेकर पैक्स के सचिन देशमुख जी कृपया मंच पर आए और आप भी अपना हायरिंग इंश्योरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जोरदार तालियां हो जाए सचिन देशमुख जी के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्राथमिका कृषि पाटिन पैक्स के श्री अशोक जी को कि कृपया वो मंच पर आए और हायरिंग इंश्योरेंस प्रमाण पत्र ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें। इसी श्रृंखला में अंत में जैतपुर सेवा पैक्स के श्री वाधवानी नागी भाई को मैं आमंत्रित करती हूं कि वो आए और मनोबल बढ़ाने के लिए। अब हमारे मध्य यानी कि हमारे बीच में उपस्थित हैं सहकारिता की धरती यानी महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी। उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगी कि वो इस मंच पर पधारें और इस सभा में अपने विचार साझा करने का कष्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त आयोजित या सहकारिता राष्ट्रीय परिसंवादामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले भारत सरकारचे गृह आणि सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शहाजी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथराव शिंदेजी, आपले केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोजी, महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील जी, महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री ॲडव्होकेट माणिकराव कोकाटे जी, नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर, या ठिकाणी उपस्थित आमचे सहकारी मंत्रीगण, महाराष्ट्रातल्या विविध भागातून आलेले सहकार क्षेत्रातील सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो,
आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की सहकार से समृद्धी अशा प्रकारच्या एका थीमवर हा राष्ट्रीय परिसंवाद या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला। आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आपण सगळे साजरा करतो आहोत आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरा करण्याकरता महाराष्ट्रापेक्षा दुसरी भूमी कुठली महत्त्वाची असू शकते, कारण जवळपास 120 वर्षाचा सहकाराचा इतिहास या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। पण मला त्याहीपेक्षा अधिक आनंद या गोष्टीचा आहे की इतक्या मोठा इतिहास असलेल्या या सहकाराला केंद्र सरकारमध्ये वेगळं मंत्रालय नव्हतं, पण देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी सहकाराची ताकद ओळखली आणि देशामध्ये पहिल्यांदा नवीन सहकारिता मंत्रालय तयार केलं। आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट, ज्याला हिंदीत सोने पे सुहागा म्हणतात, या विभागाचं कार्य माननीय अमित भाई शाह यांना दिलं। अमित भाई हे केवळ एक उत्तम प्रशासक नाही आहेत, तर ते सहकार क्षेत्रातले कार्यकर्ते राहिले आहेत। सहकाराच्या क्षेत्रात सहकारी बँक असेल किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समिती असेल, अशा विविध क्षेत्रांमध्ये स्वतः ॲक्टिव्हली काम करणारे अमित भाई असल्यामुळे, या क्षेत्राची पूर्ण जाण त्यांना असल्यामुळे आपण सगळे बघू शकतो की केंद्र सरकारचा सहकार क्षेत्रावरचा फोकस वाढला, मोठ्या प्रमाणात सहकार क्षेत्रात निवेश वाढला, मोठ्या प्रमाणात सहकार गावागावापर्यंत पोहोचवण्याकरता पॅक्स असतील, FPOs असतील, यांच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणात विविध योजना त्या ठिकाणी सुरू झाल्या आणि त्यातनं आज आपण पाहू शकतो की सहकाराचं एक अत्यंत नवीन स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळत आहे। मला या निमित्ताने सांगायचं आहे की आज महाराष्ट्रामध्ये देखील खूप मोठ्या प्रमाणात सहकार क्षेत्रात तर आपण आहोत, पण केंद्र सरकारने आपल्याला जे काही या ठिकाणी टार्गेट्स दिले होते त्यापेक्षा जास्त काम हे महाराष्ट्रामध्ये आपण या ठिकाणी करू शकलो। आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज या सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून जे काही कार्य चाललेलं आहे त्यातनं आमचा जो सामान्य शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्याला देखील फायदा होतोय, त्यातनं रोजगाराची निर्मिती होते, त्यातनं एक चांगलं मार्केटचं लिंकेज मिळतं आहे आणि विशेषतः पॅक्सच्या स्ट्रेंथनिंगमुळे एक वेगळ्या प्रकारची अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण भागामध्ये तयार करण्याचं काम आज केंद्र सरकारच्या माध्यमातून चाललंय। मी या निमित्ताने माननीय केंद्रीय मंत्री महोदयांना आश्वस्त करू इच्छितो की सहकारामध्ये महाराष्ट्र नेहमीच अग्रणी राहिलेला आहे आणि भविष्यातही महाराष्ट्र जे काही सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये आपण त्या ठिकाणी मानकं ठरवाल त्या सगळ्या मानकांवर पुढे राहण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र करेल। आणि हे जे FPOचं आणि आमच्या पॅक्सचं आंदोलन आता सुरू झालेलं आहे, हे कुठल्याही हालतीत आता आम्ही ते संथ होऊ देणार नाही, त्याला अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यातनं अधिक समृद्धी आणण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। आज खरं म्हणजे अनेक गोष्टी या ठिकाणी बोलता येतील, परंतु माननीय गृहमंत्री महोदयांना पुढचा कार्यक्रम आहे, हा कार्यक्रम सुरू व्हायला 1 तास उशीर झालेला आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना त्यांचं भाषण ऐकायचं आहे। म्हणून मी केवळ जाता जाता नाफेडचं देखील या ठिकाणी अभिनंदन करतो की नाफेडने अतिशय चांगलं काम गेल्या काही वर्षांमध्ये या ठिकाणी केलेलं आहे। विशेषतः वेगवेगळ्या प्रकारच्या खरेदीमध्ये नाफेडनी, मग ती कांद्याची खरेदी असो, ती सोयाबीनची खरेदी असो, वेगवेगळ्या खरेदीमध्ये नाफेडनी अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे। फक्त एक सूचना नाफेडला देतो मी की आपण चांगलं काम करता, फक्त खरीदीच्या वेळी अनेक वेळा पोती कमी पड़तात, थोड़ा बोरों का अकाल हो जाता है, तो उतना थोड़ा ध्यान में रखिए। बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले से उसका प्लानिंग कीजिए तो उसके कारण हमारे किसानों को उसका प्रॉब्लेम नहीं होगा। पण तुम्ही चांगलं काम करताय म्हणून मी नाफेडचंही अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना या सहकार वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके उत्साहवर्धक उद्बोधन के लिए। और अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार शायद हम सभी यहां पर कर रहे थे। मैं पूरे सम्मान से आमंत्रित करूंगी माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को, वो आए और हमें अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री मुरलीधर माहौर जी, कृषि मंत्री महाराष्ट्र माणिकराव कोकाटे जी, सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र बाबा साहेब पाटिल जी, जिनके निमंत्रण पर आज हम सब यहां आए हैं, नाफेड के अध्यक्ष श्री जेठाभाई जी, और आज विशेषकर महाराष्ट्र और देश भर से आए हुए सभी सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, परंतु भारत के लिए सहकारिता एक हमारे पारंपरिक जीवन का दर्शन है। साथ में आना, साथ में सोचना, साथ में काम करना, एक ही लक्ष्य के और साथ में जाना और सुख और दुख दोनों में साथ निभाना, ये भारत के जीवन दर्शन की आत्मा है। लगभग 125 साल पुराने सहकारिता आंदोलन ने इस देश के कई उतार चढ़ाव में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, ग्रामीण नागरिक, विशेषकर महिलाएं, उनके जीवन का एक प्रकार से सहारा बनने का काम इस सहकारिता आंदोलन ने किया है। और कई बार जब सहकारिता की चर्चा होती है, छोटी मोटी विफलताओं को आगे कर इस पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। मैं आज स्पष्टता से बताना चाहता हूं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें एक भी विफलता प्राप्त करने वाली इकाई न हो। परंतु सहकारिता आंदोलन के तहत ही अमूल, इफको, क्रिप्को या नाफेड, ये सभी संस्थाओं ने ढेर सारी सफलता की गाथाएं रची हैं। मैं गुजरात से आता हूं। आज अमूल के साथ 36 लाख गरीब बहनें, ग्रामीण बहनें जुड़ी हैं, जिसकी एक भी बहन की पूंजी 100 रुपये से ज्यादा नहीं लगी है। और वो 36 लाख बहनों का पुरुषार्थ आज 80,000 करोड़ का टर्नओवर करता है और मुनाफा सीधा वो बहन के अकाउंट में जाता है। चाहे इफको हो, चाहे क्रिप्को हो, चाहे देश भर के छोटे किसानों ने अपने खेत के अंदर पसीना बहाकर उगाया हुआ अनाज, अपनी उपज एमएसपी से भारत सरकार को देनी हो, और वही अनाज गरीबों को मोदी जी की योजना से हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में मिलता है। वो पूरी योजना का एक प्रकार से रीढ़ का हड्डी एनसीसीएफ और विशेषकर नाफेड है।
देवेंद्र जी ने अभी एडवांस में कहने के लिए नाफेड के चेयरमैन साहब को भाषण में इंगित किया। मैं देवेंद्र जी को बताना चाहता हूं, ये शुरुआत ऑलरेडी नाफेड ने कर दी है। मक्का और सभी दलहन वो नाफेड की ऐप पर किसान रजिस्टर्ड करा दे तो उसकी 100% दाल, दलहन और मक्का नाफेड एमएसपी पे खरीद लेगा, और अगर बाजार में मूल्य ज्यादा है तो किसान मुक्त है वो बाजार में बेचने के लिए। ऐसी एक तरफा किसान के तरफ में योजना आज तक नहीं बनी। रेट कम है तो आप दलहन दे दीजिए नाफेड को, रेट ज्यादा है तो आप बाजार में बेच सकते हैं। मक्के का रेट कम है तो आप दे दीजिए एमएसपी पर, ज्यादा है तो ज्यादा मुनाफा कमाइए। और धीरे धीरे सारी चीजों में ये मॉडल ऐप की सफलता को देखते हुए आने वाले दिनों में किसानों से सीधी नाफेड खरीदी करने की शुरुआत करने वाली है। और मित्रों, ये व्यवस्था से किसान अपनी तीनों क्रॉप का बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकता है। अभी मैं उत्तर प्रदेश गया था, वहां के लोग मिले, इन्होंने कहा कभी भी हम उत्तर प्रदेश में 3 क्रॉप इतना पानी होने के बावजूद नहीं होते थे, मगर आप मक्का खरीद रहे हो तो मक्के के कारण उत्तर प्रदेश आज 3 क्रॉप ले रहा है और 365 दिन तक किसान और युवा खेत में बिजी हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज नाफेड ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपक्रम में यहां पर इस सम्मेलन का आयोजन खोला है। आज नाफेड के नए प्रोडक्ट, एफपीओ को अनुदान और गोडाउन बनाने के लिए पैक्स के साथ अनुबंध, ये तीनों टोकन स्वरूप से यहां पर किया गया, जो नाफेड की किसान लक्षी गतिविधि का परिचायक है। मित्रों, मोदी जी ने हमारे अन्नदाताओं को समृद्ध करने के लिए और एक सशक्त इकोसिस्टम इसकी बैकिंग में, इसके सपोर्ट में रखने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। सहकारिता मंत्रालय, मैं तो बचपन से जुड़ा हूं सहकारिता से, इतने सालों से मांग की जाती थी मगर किसी ने पूरी नहीं की, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है। और कहते थे सहकारिता राज्य का विषय है, केंद्र क्या करेगा। मगर मोदी जी ने इसकी जरूरियत को समझा और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, और उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सहकारिता आंदोलन अनइवन हो गया था। पश्चिम के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इवन गोवा, ये राज्यों में सहकारिता आंदोलन ठीक से फला फूला बढ़ा। उत्तर में भी वो धीरे धीरे क्षीण होता गया, पूर्व में भी क्षीण होता गया, और पूरे देश में अनइवन सहकारिता आंदोलन की स्थिति हो गई। हमने सबसे पहला काम किया राष्ट्रीय स्तर पर इसके डेटाबेस को बनाने का। आज भारत के सहकारिता मंत्रालय के पास और हर राज्य के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास किस गांव में कितनी सहकारी संस्था है उसका डेटा है। ये डेटा है, इसका मतलब होता है कि वैक्यूम भी मालूम है। सहकारिता को एक्सपांड करना है तो कहां करना है वो भी मालूम है। तो सहकारी डेटाबेस से वैक्यूम एरिया को चिन्हित कर अब हम देश भर में 2 लाख नए पैक्स बनाने जा रहे हैं। ये 2 लाख पैक्स बनने के बाद
देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पर पैक्स नहीं होगी, डेयरी नहीं होगी, मत्स्यिकी की सोसाइटी नहीं होगी, कोई ना कोई प्राथमिक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हर गांव के अंदर होगी। और ये सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी डायमेंशनल होगी। पैक्स डेयरी का भी काम करेंगे, डेयरी पैक्स का भी काम करेंगे और मत्स्यिकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी काम करेंगे। हमने सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया है। लगभग 65,000 71,000 में से 52,000 पैक्स लाइव हो चुके हैं। हर पैक्स का मॉडल बायलॉज बनाकर राष्ट्रीय स्तर से भेजा गया। मुझे आनंद है सभी राज्यों ने इसको स्वीकारा है और इसके अंदर 24 प्रकार के अलग अलग काम पैक्स को करने के लिए अनुमति दी। पैक्स पहले शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस करने का काम करते थे, अब पैक्स सीएससी भी है, पैक्स जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हैं, पैक्स पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, पैक्स गैस के वितरण का काम भी कर सकते हैं, हर घर नल से जल का मेंटेनेंस भी पैक्स कर सकते हैं, पैक्स गोडाउन भी बना सकते हैं, पैक्स सहकार टैक्सी से भी जुड़ सकते हैं, टैक्स एयर का बुकिंग भी कर सकते हैं, पैक्स रेलवे का बुकिंग भी कर सकते हैं। 22 प्रकार के नए नए काम हमने पैक्स के साथ जोड़कर इसको वायबल बनाने का काम किया है। और कंप्यूटराइजेशन करने के बाद ये सारी अकाउंट की सिस्टम उनके कंप्यूटर में राज्य की स्थानीय भाषा में उपलब्ध करा दी गई। और ये सारे पैक्स में अब डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है, किसान को दाखला भी मिलता है। कई प्रकार की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 300 अलग अलग योजनाओं का सेंटर आज पैक्स बन चुका है। कोऑपरेटिव मंत्रालय ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना का निर्णय ले लिया है। भारत सरकार ने बिल पारित कर दिया है और अगस्त माह में, जुलाई अंत अगस्त में इसका भूमि पूजन भी हो जाएगा। कोऑपरेटिव मॉडल पर राष्ट्रीय टैक्सी की भी शुरुआत होगी, जिसमें हर टैक्सी का ड्राइवर इससे जुड़ा नहीं होगा। एक कोऑपरेटिव टैक्सी, भारत कोऑपरेटिव टैक्सी का मालिक होगा, मुनाफा सीधा ड्राइवर के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और इसके साथ साथ इफको ने ऑलरेडी शुरुआत की थी, सहकारिता क्षेत्र की एक कंपनी ने इंश्योरेंस की। अब इसमें हम कोऑपरेटिव का हिस्सा बढ़ाकर एक पूर्ण मालिकी की स्वामित्व वाली इंश्योरेंस कंपनी भी कोऑपरेटिव सेक्टर की होगी, जिससे कई सारे नए आयाम खुलने वाले हैं। हमने टेक्निक के सुधार के लिए भी ढेर सारा काम किया है और सबसे बड़ा काम किया है आयकर कानून के अंदर कॉरपोरेट और कोऑपरेटिव को समान स्तर पर लाने का काम किया है, जो सालों से हमारी मांग थी। अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया, मैट को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया और 269 एसटी के तहत 2 लाख से कम नकद की लेन देन पर आयकर जुर्माने से भी पैक्स को मुक्ति देने का काम हमने किया है। टैक्स की दर को उत्पादन में जो लोग हैं इनके लिए 30% से कम कर 50% कर दिया और महाराष्ट्र में विशेष इसका फायदा हुआ है। गन्ना मिलों के टैक्स का डिस्प्यूट था, 15,000 करोड़ का सालों से चलता था, नोटिस से जाती थी, वसूली होती थी। मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ न केवल माफ किया, आगे पर
कोऑपरेटिव गन्ना मिलों के पक्ष में इसका परमानेंट सॉल्यूशन लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। बैंकिंग के क्षेत्र में भी आवासन ऋण की सीमा को बढ़ाया गया। ग्रामीण सहकारी बैंकों के आवासन ऋण की सीमा को 75 लाख कर दी। गोल्ड लोन की सीमा को भी बढ़ाया और कई सारे ऐसे सुधार, नई ब्रांच खोलने से लेकर कई सारे सुधार करना जो बाकी था वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। हमने यही 3 साल में एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव, ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव और बीज के लिए कोऑपरेटिव बनाए हैं, जो अब किसानों की उपज को विश्व के बाजार में बेचेगी। सिर्फ बेचेगी यहां तक नहीं, इसका मुनाफा वो किसान के खाते में चला जाएगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कर टेस्टिंग कर भारत ब्रांड के साथ भारत ऑर्गेनिक के नाम से विश्व के और देश के ऑर्गेनिक बाजार में बेचने से ऑर्गेनिक खेती करने वाले, परंपरागत खेती करने वाले, जैविक खेती करने वाले किसानों को फायदा तो होगा ही होगा, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तरीके से ऑर्गेनिक खाना भी मिल पाएगा। बीजों के संरक्षण और संवर्धन, हमारे मूल बीज जो मीठे बीज हैं, इसके संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ हम इसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी ढेर सारा काम कर रहे हैं। मैं स्वयं हर 2 माह में इसकी मीटिंग कर इसके प्रोग्रेस में देखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है मित्रों कि आने वाले 10 साल के बाद ये हमारे तीनों कोऑपरेटिव, एक्सपोर्ट का, ऑर्गेनिक फूड का और बीज का, ये तीनों कोऑपरेटिव अमूल, नाफेड, इफको, क्रिप्को की तर्ज पर किसानों के लिए बहुत बड़ी कोऑपरेटिव संस्था बनने जा रहे हैं। इसका मुझे पूरा विश्वास है। एनसीडीसी को हमने लगभग एक प्रकार से कह सकते हैं आमूलचूर परिवर्तन लाने का काम किया। लगभग 1,38,000 करोड़ की वित्तीय सहायता एनसीडीसी के माध्यम से करी। मछली पालन में 44 गहरे समुद्री ट्रॉलर कोऑपरेटिव के माध्यम से हम दे रहे हैं और श्वेत क्रांति 2 के माध्यम से डेयरी सेक्टर को भी हम मजबूत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, नाफेड मक्का खरीद रहा है। मक्का खरीद कर क्या करेगा? तो वो इथेनॉल में ब्लेंड होता है। तो भारत सरकार ने किसान के मक्के के दाम को उचित दाम मिले, इसके लिए मक्के में से बनाए ले इथेनॉल का दाम भी बढ़ाया और आज मक्के से बना हुआ इथेनॉल हमारी गाड़ियों में हम जो चला रहे हैं इसमें मिश्रित है, 20% तक मिश्रित है और इसके कारण देश का बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल भी कम किया। हमने आने वाले दिनों में डेयरी के क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोबर, पशुओं की चमड़ी और हड्डियां, पूरी व्यवस्था को कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर लाने के लिए प्रयास चालू किया है और 3 बड़ी कोऑपरेटिव भी बन चुकी है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं वो कदम के माध्यम से कोऑपरेटिव सेक्टर फिर से एक बार पूरे देश में सिमेट्रिक तरीके से सम विकास के साथ आगे बढ़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहायक भी होगा। हमारा देश सिर्फ जीडीपी के आधार पर सशक्त नहीं हो सकता। हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी, 130 से 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जीडीपी तो बढ़नी ही चाहिए और तेजी से बढ़नी चाहिए, परंतु सभी को रोजगारी भी मिलनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि गांव के गरीब युवा को, महिला को
रोजगारी से लिप्त करना है, युक्त करना है, तो केवल और केवल कोऑपरेटिव एक ऐसा साधन है जो बहुत कम पूंजी में ढेर सारे लोगों को व्यवसाय के साथ जोड़ता है और कम पूंजी में ज्यादा मुनाफे का मंत्र को वो साकार करता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष जब मनाने का तय किया, यूएन ने निर्णय किया, तब उसका उद्घाटन भारत में ही करना उन्होंने तय किया और मोदी जी के हाथ से ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष की शुरुआत हुई है। और ये वर्ष को हम लैंडमार्क वर्ष बनाकर कोऑपरेटिव को हर गांव तक पहुंचाना, हर राज्य में मजबूत करना, हर जिले में मजबूत करना, हर तहसील में मजबूत करना, वो लक्ष्य लेकर चले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। नाफेड ने आज बड़े स्तर पर एक सेमिनार का आयोजन किया। मैं जेठाभाई और उनके सारे बोर्ड मेंबर्स को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इनिशिएटिव लिया है। और अंत में मैं कर्नाटक से आने में थोड़ी देरी हो गई, थोड़ी तो नहीं हुई, मस मोटी देरी हुई है, 50 मिनट लेट आया हूं, मगर आप सब यहाँ पर बैठकर कोऑपरेटिव के प्रति आपकी निष्ठा बताए हैं, इसलिए आपकी क्षमा भी मांगता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। भारत माता की जय। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय श्री अमित शाह जी का अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए। इसी के साथ सत्र के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी इंडिया टुडे हिंदी और लंदन टॉप के संपादक श्री सौरभ द्विवेदी जी को कि वो मंच पर आए। नमस्ते, प्रणाम। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ औपचारिक रूप से धन्यवाद नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मौका है अलग अलग सबके प्रति अनुग्रहितता दिखाने का। बाबा साहब पाटिल जी लातूर के किसान परिवार से हैं, उनसे बेहतर कौन समझता होगा, क्योंकि हम उत्तर भारत में जब जब लातूर को सुनते थे तो बहुत अच्छी वजहों से नहीं सुनते थे। देवेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री बने और जल शिविर अभियान शुरू किया तो हमें उम्मीद जागी कि तस्वीर बदलेगी। शिंदे जी, कार्यक्रम तो सहकारिता का है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि दहेज मुक्त महाराष्ट्र अभियान को गति मिले। बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि जब हम सहकारिता का मॉडल देख रहे हैं और उसमें महिला किसानों की भागीदारी पे जो जोर है, वो सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक न रहे, उनका निज गौरव बरकरार रहे। मुरलीधर जी, अहमदाबाद की त्रासदी के दौरान आपने जिस तत्परता से वहाँ पे कैंप करके अपने दायित्व को अंजाम दिया, उसके लिए शुभकामनाएं। नगर सेवक से सांसद और पहली बार की सांसदी से महत्वपूर्ण मंत्रालय जो आपको मिले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में भी आपके पहलवानी के दांव बरकरार रहें। अब मैं देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से बतौर किसान और बतौर इंडिया टुडे के संपादक धन्यवाद कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि जब हम लोग अपनी कक्षाओं में सहकारिता के बारे में पढ़ते थे तो हमें लगता था ये क्यों पढ़ा रहे हैं, एक जंग लगा बोर्ड है, तहसील के मुख्यालय पर दिखता है। कभी कभार इनके बारे में पता चलता है जब खातू, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में खाद को खातू कहते हैं, जब खाद की कमी पता चलती थी तब अरे साहब पता करो किसने किसने कोऑपरेटिव बना रखी है, उन लोगों को जल्दी मिल जाती है और थोड़ी सी पैरवी। और हमें नहीं पता था कि हमारे दरवाजे के बाहर उगी हुई नीम ये एक दिन सुनिश्चित करवाएगी कि हमें खाद मिलने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। थोड़ी देर पहले नेफेड के हमारे विद्वान मित्र योगेश्वर जी बता रहे थे कि किस तरह से देश भर में नीम के उत्पादन को बढ़ा के उसकी नई किस्में विकसित करके और उससे तेल निकाल के यूरिया का बेहतर नीम कोटेड वितरण सुनिश्चित करवाया गया। 2019 में जब हमें पता चला कि अब सहकारिता एक नया मंत्रालय है तो शुरू में हम लोगों को अटपटा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तब कहा गया था कि सरकार का ढांचा घटेगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी।
तो सवाल पूछा गया ये नया मंत्रालय क्यों? पिछले 5 वर्षों में उसका अपने ढंग से जवाब मिला है। मेरी बस ये गुजारिश है कि सहकारिता यूनिवर्सिटी जब शुरू हो तो वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्ञान चंदों की भरमार है और कर्म चंदों की बहुत कमी है, जो उस नॉलेज को ग्राउंड पे जाके इम्प्लीमेंट करें, तो ऐसे ग्रेजुएट्स निकलें और उनके लिए ये मैंडेटरी हो कि आपको एफपीओज के साथ काम करना है, डिलीवर करके दिखाना है। क्योंकि हमारे किसान अपने प्रोडक्ट तो अच्छे उगा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर, सबके अंदर उसके विपणन का कौशल हो, ये जरूरी नहीं है। थोड़ी देर पहले हम लैब और लैंड के कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के बहुत सारे नौजवान जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से एमबीए की पढ़ाई करके और दूसरे स्किल सेट लेकर आए हैं, वो उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अपने पूर्वजों, अपने परिवार वालों को साथ लेके आगे बढ़ने में करें और देश का सहकारिता मंत्रालय इसके लिए पॉलिसी के लेवल पर प्रावधान करे। देवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि एआई और एग्रीकल्चर को लेके आपकी कैबिनेट ने जो फैसला किया है वो जमीन पर खरा उतरे और इनोवेशन को लेके जो भी आप सेंटर्स बनाने जा रहे हैं वो कम्युनिकेशन का बहुत ख्याल रखें। क्योंकि हम देखते हैं कई दफ़ा नेफेड के बारे में आज बहुत सारी चीज़ें मुझे पहली बार पता चली, क्योंकि हमारा और नेफेड का कोलैबोरेशन हुआ उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। कम्युनिकेशन बहुत की है, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि उनके लिए क्या शानदार सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनको ये यकीन नहीं होगा कि इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर वो अपनी समृद्धि का रास्ता खोज सकते हैं, तब तक वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और अगर लोग शामिल नहीं होंगे तो योजनाएं कितनी भी अच्छी मंशा से शुरू की जाएं, पूरी तरह से सफल सिद्ध नहीं होंगी। एक बार फिर से सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, मुरलीधर जी और सभी मंत्रियों का और जेठा भाई आपका बहुत बहुत आभार। और हम उम्मीद करते हैं कि सहकारिता मंचों, भाषणों, संस्थानों से आगे बढ़कर असल समृद्धि लाए, जिसके शुरुआती लक्षण हमें दिखने लगे हैं। और इसके लिए देश भर में अपने दम पर जिन एफपीओज ने शानदार काम किया है, सहकारिता और नेफेड समेत अलग अलग मंत्रालय और संस्थान उनके अनुभवों का लाभ उठाएं और उनको रोल मॉडल के तौर पर पेश करें। जब हमारे गांव के आसपास का कोई लड़का सफल हो जाता है तो हमारे सफल होने में यकीन करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर ये हो सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और भारतीय परंपरा और राष्ट्रीय परंपरा के अनुरूप सबसे आखिरी में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी कुर्सियों से राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।